प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें सीक्वेंस कुछ ऐसे रहेगा। जो टॉपिक्स सैफरन कलर में हाईलाइटेड होंगे वो टॉपिक्स डिटेल में कवर किए गए हैं। जिन टॉपिक्स को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है उसमें आपको हेडलाइंस पर फोकस करना है। पूरा का पूरा कंपाइल्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और एक पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। द मोमेंट ये वीडियो अपलोड होती है उसके 1 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। सीक्वेंस ऐसे रहेगा, हम लोग पहले कल वाले टॉपिक्स को एक बार 4-5 मिनट में एटलीस्ट स्ट्रक्चर वाइज रिवाइज करेंगे कि कल के टॉपिक में क्या क्या कवर किया था। फिर आज की हेडलाइंस को एक बार रीड करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि आने वाली पूरी वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। फिर जो मेजर न्यूज़ हैं सैफरन कलर वाली उनको डिटेल में कवर करेंगे एंड हेडलाइंस को भी कवर करेंगे। उसके बाद कुछ मेजर एडिटोरियल्स भी होते हैं डेली एग्जाम में, उसमें से जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। 1 नवंबर की द हिंदू एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था सिविक इलेक्शंस, अनईज विद द म्यूनिसिपल बाउंड्रीज परसिस्ट। इस टॉपिक में हम लोगों ने एक्चुअली में डिलिमिटेशन के बारे में बात की थी। डिलिमिटेशन का मतलब होता है किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज को फिक्स करना। तो कैसे कैरी आउट होता है, उसमें हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट आर्टिकल 82 यूज़ करता है और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो आर्टिकल 170 यूज़ करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं उनके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। फिर उनके फंक्शन वगैरह को देखा था। इंपॉर्टेंट ये था कि जो डिसीजन डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा लिया जाता है ना, उसको वी कैन नॉट क्वेश्चन देन बिफोर एनी कोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बताया था कि नॉट टू फाइल न्यू सेडिशन केसेस। अब यहाँ पर हम लोगों ने सेडिशन के बारे में बात की थी, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी शुरुआत 1837 में थॉमस मैकॉले ने की थी। IPC के अंदर हमारा सेक्शन 124A जो है, इसमें हम लोग सेडिशन के बारे में बात करते हैं। फिर हमने इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स स्टडी किए थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में थे और कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में थे। नेक्स्ट वाज मूव टू सेटअप यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल इज अनएक्सेप्टेबल। इस टॉपिक में हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की थी, जो कि हमारे आर्टिकल 44 में एज पार्ट ऑफ द DPSP इज ऑल्सो मैंशनड। अब ये जस्टिसेबल नहीं है एंड इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो भी DPSP के, वो हमारे गवर्नमेंट के फंडामेंटल गवर्नेंस में काम आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? एक आइडिया था जो आर्टिकल 44 से आता है कि जैसे एक कॉमन लॉ बना दिया जाएगा जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, मैरिजेस में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन में। इसके ओरिजिन को लेकर, इसके प्री इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, हिंदू मैरिज एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट्स आए थे, ये कुछ आउटकम्स थे। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई थी, शाह बानो केस, सरला मुद्गल केस, शायरा बानो केस में। एंड आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने कवर किए थे दोनों साइड के कि क्या ये एप्लीकेबल होना चाहिए या फिर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाज मनरेगा को डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स वगैरह की बात की थी। दैन सोशल वेलफेयर के टॉपिक के हम लोगों ने मनरेगा के बारे में देखा था। 2005 में लॉन्च की गई थी। 100 डेज का गारंटी दी जाती है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक्स का खर्चा उठाती है। बट अगर 100 डेज से क्रॉस करता है, 150 दिन तक का होता है, तो बाकी का जो एडवांस खर्चा होता है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। जो पैसा दिया जाता है उसके लिए जो भी मिनिमम वेजेस होते हैं वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर स्पेसिफाइड होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क किया जाता है रूरल एरियाज में। रिफॉर्म्स की बात की थी मनरेगा को लेकर के, पहले भी कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इसके अलावा नरेगा सॉफ्ट करके और जियो मनरेगा से उसकी जियो टैगिंग की जाती है, जो भी काम किया जाता है। एक प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा भी था, फुल एम्प्लॉयमेंट का एम प्रोवाइड करने के लिए। ध्यान रहे मनरेगा के इश्यूज ही होते हैं, एक तो वेज डिस्पैरिटी, किसी स्टेट में ज़्यादा मिल रहा होता है, किसी में कम मिल रहा होता है। और इतना प्रोवाइड करने के बावजूद भी बहुत साल, मतलब 100 दिन देने के बावजूद भी मोर देन 2/3 ऑफ द ईयर जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक होता है प्राइवेटाइजेशन का, मतलब कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज जो होती है ना, उनको प्राइवेट कंपनीज में 2 तरीकों से कन्वर्ट किया जाता है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट होती है और एक उसमें ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। साइंटिस्ट ने वेलकम किया था क्लियरेंस टू GM मस्टर्ड फॉर फार्मिंग। तो इससे पहले 2002 में इंडिया में सिर्फ BT कॉटन को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का अप्रूवल मिला था, बट रिसेंटली GM मस्टर्ड को भी अप्रूवल दे दिया गया है। ध्यान रहे GM मस्टर्ड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिपेयर किया गया है। जनरली कोई ऐसा आप ऑर्गेनिज्म बनाते हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जैसे BT कॉटन था। BT कॉटन के एडवांसमेंट ये थी कि उसमें एक जो बॉल वॉर्म करके जो पेस्ट लगता था ना, तो आफ्टर BT कॉटन वो उसमें पेस्ट नहीं लगता, यानी कि उसको कहीं ना कहीं उसके जीन्स को एडिट करके उसको इतना बेहतर बना दिया जाता है कि पेस्ट वगैरह से, इंसेक्ट से उससे बचाया जा सके। देन हम लोगों ने IT रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, उसके बारे में बात की थी। ध्यान रहे 2021 में IT रूल्स आए थे नए, जिसमें सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, उनको लेकर के कुछ ऑब्लिगेशन सेटअप की गई थी। अब इसमें कुछ नए ऑब्लिगेशन ये थे
पहली बात तो कि कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन लगाए गए, वो ये था कि अब इनको सिर्फ रूल मेंशन ही नहीं करने हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनको ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रूल तो बताए रखे हैं, अब जो यूज़र हैं वो फॉलो करेंगे, नहीं, इनको ऐसे प्रोविजंस भी बनाने पड़ेंगे कि वो यूज़र जो है उन रूल से कंप्लाई भी करें। साथ में एक ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बनाने की बात की गई है, ताकि क्योंकि ऐसा देखने को मिला था कि जनरली जो ग्रीवेंसेज आते हैं ना, शिकायतें जाती हैं ट्विटर के पास, फेसबुक के पास, वो मोस्टली गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, यूज़र को पता भी नहीं होता है कि वो कंप्लेन कहाँ कर सकता है। उसका टाइम पीरियड दिया गया है कि 24 आवर्स के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना होगा और विद इन 15 डेज उसको रिजॉल्व भी करना होगा, एंड डायरेक्ट कोई पिटीशन लेकर के हाई कोर्ट के पास ना जाए, इसलिए बीच में ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी को भी सेटअप किया गया है। सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात की थी। ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 103rd अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके 2019 में, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% कोटा देने की बात की गई थी। तो होता ये है ना, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम लोग पहले ईडब्ल्यूएस कोटा लगाते हैं तो क्या आउटकम्स होंगे, और ईडब्ल्यूएस कोटा को हम लोग सेकेंड नंबर पर लगाएंगे तो क्या आउटकम होंगे। तो अगर जो बेसिकली होना ये था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमली का कैसे इंटरफेयर किया जा सकता है गवर्नमेंट की प्रोविजन के अंदर, और आउटकम कितने ज़्यादा निकल सकते हैं। तो 2 रूट्स निकल के आए थे, और करंट इनकम लिमिट जो है वो कैसे चेंज हो गई है, उसके बेसिस के ऊपर क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने बेहतर डिसीजन लिया है, नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ईडब्ल्यूसी कोटा में डिस्कस की थी। इस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट जस्ट एक रिविजन हो गया था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का। देन गन एंड द पेन, इसमें यूएपीए एक्ट के बारे में बात की थी। आज वाली न्यूज़ में हम लोग इसको डिटेल में कवर भी करेंगे, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। फिर जो सिर्फ हेडलाइंस कवर करनी थी, उसमें इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा है, एंड फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी आई थी। तो उसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है ना, फिस्कल डेफिसिट मतलब कितना एक्सपेंडिचर किया गया है और कितना हमारे पास रेवेन्यू आया था। तो इंडिया में अप्रैल से सितंबर तक का जो ईयर का कॉन्सेप्ट था ना, उसमें कुछ 6.19 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा द लॉ जो डिप्राइव करता है अंडर ट्रायल्स को राइट टू वोट। ईरान के अंदर 1000 प्रोटेस्टर्स का एक पब्लिक ट्रायल हुआ था। ये टॉपिक न्यूज़ में और भी ज़्यादा चलेगा, जब इसमें और डिटेल में कुछ आएगा तो हम लोग ईरान वाले टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करेंगे। कैपिटेशन फी के बारे में बताया था कि इलीगल ट्रांजैक्शन वगैरह जो किया जाता है, गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उसके बियॉन्ड भी कुछ फीस वगैरह ली जाती है, उसको लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इलीगल है। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन। 2 नवंबर 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर के आज हम लोग कौन से टॉपिक करेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर का जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 1.51 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। फिर प्रधानमंत्री ने जो गुजरात के मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ था, उसमें प्रॉब को लेकर के कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। देन जो गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि दे आर ट्राइंग की जो एनआरआईज हैं उनको भी रिमोट वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन जो होता है, जो केसर होता है, उसको लेकर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्रॉप का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। उसके बाद ये एडिटोरियल है द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पोल्यूशन फाइट। इसमें जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उन सबका क्या स्टेटस है, वो क्यों प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, एंड मे बी कोई चांस हो सकता है कि इसमें एग्जाम में कुछ पॉइंट मिले आपको पढ़ने को, आगे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देन ये भी एक टॉपिक है हाउ वीमेन सबवर्टेड ट्रेडिशनल रोल्स ड्यूरिंग द फार्म लॉ एजिटेशन। तो इस टॉपिक से जब इसको हाईलाइट किया जा रहा था, मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं डायरेक्टली वीमेन स्पेसिफिक। इसमें आगे वीमेन का रोल पूछा जाएगा कि प्रोटेस्ट वगैरह में वीमेन कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, मे बी कोई ऐसे बन सकता है इससे। देन 50 days ऑन कप्पन्स बेल श्योरिटीज इन यूएपीए केस। इस टॉपिक में हम लोग यूएपीए को कवर करेंगे। प्लीज अगेंस्ट द पोल फॉर बीज शुड बी लिस्टेड बिफोर 3 जज बेंच सून, सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन के टाइम पर ये जो फ्री बीज दिए जाते हैं ना, इसको लेकर के काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी शोर शराबा था कि गवर्नमेंट के दोनों साइड, गवर्नमेंट जो है और जो अपोजिशन थी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो ये फ्री बीज जो होते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ में SCO की मीट हुई थी। वहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको लेकर के कुछ कमेंट्स किए थे। CAA एक इंटरनल मैटर है इंडिया का, बांग्लादेश के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। तो CAA क्या था उसके बारे में एक हाईलाइट कवर करेंगे। इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व। तो मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व क्या है, इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं, मैप भी इसमें देखेंगे, एंड आसपास के बाकी टाइगर रिजर्व कौन से इस एरिया के, क्योंकि यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। अब हम लोग एक बार जो ग्रीन कलर में हेडलाइंस होती है ना, जिनको सिर्फ हमें हेडलाइंस में देखना है, जरा उन पर नज़र डाल लेते हैं। PDF में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो
दो तो न्यूज़ ये हैं, इंडिया के अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इतना ही जानना काफ़ी है। और ना अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है मीन्स का, क्योंकि ये GS1 का टॉपिक है जहाँ पर ज्योग्राफी में वेदर पैटर्न्स में बनेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा। तो आपको ना इसमें एक्चुअल में अपना स्टैटिक कवर करना पड़ेगा ज्योग्राफी का, और फिर न्यूज़ से आप ये कवर कर सकते हो कि हाँ इंडिया को जैसे 2022 का आप मेंशन कर दोगे कि इंडिया सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2022, इतना भी काफ़ी रहेगा। आपको बहुत डिटेल में नंबर ऑफ डेज, इतने हाउसेस का, इतने लाइव्स का नुकसान हुआ, इतनी बारिश हुई, इतनी परसेंटेज, उतना डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। बट द मोमेंट ये टॉपिक न्यूज़ में आया ना, आपको पता होना चाहिए कि इससे मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है। देन राइज इन द पैडी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द ऑन गोइंग खरीफ सीजन। अब पैडी मतलब चावल, गवर्नमेंट किसानों से चावल खरीदती है और उसके बाद उसको आगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो राशन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट किया था ना, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है प्राप्त करना, उसको इंक्रीज कर दिया था। बस इतना अपडेट था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पे फर्दर काम कर रही है। अब राइस का खरीफ सीजन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पहले आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, तो राइस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपके ज्योग्राफी में जो क्रॉपिंग पैटर्न का टॉपिक होता है ना, वहाँ आपको जितना गिवन है उतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मोदी कॉल्स फॉर रोड मैप टू डेवलप मानगढ़ धाम एज ए ग्लोबल ट्राइबल डेस्टिनेशन। अब हुआ क्या था ना कि 1913 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ना, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था कुछ प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और ये जो मानगढ़ का एरिया था ना, राजस्थान के अंदर है ये एरिया, राजस्थान गुजरात की जो बाउंड्री है ना, वहाँ पर ये हुआ था 1913 में। हुआ ये था कि जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम होता है उसको अबॉलिश करने को लेकर के कुछ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और बहुत सारे हैवी एग्रीकल्चर टैक्सेस लगाए जा रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के द्वारा। तो जो ट्राइब्स थे ना सदर्न राजस्थान के अंदर, उनको लीड कर रहे थे गोविंद गुरु। आपको 3-4 चीज़ नाम याद रखनी है, 1913, गोविंद गुरु, हैवी एग्रीकल्चर टैक्सेशन, राजस्थान गुजरात बॉर्डर और मानगढ़ धाम। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको एक प्रोमिनेंट ट्राइबल डेस्टिनेशन के तरीके की आइडेंटिटी के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लेके जाया जाएगा। इतना ही आपको जानना। यहाँ पर भील ट्राइब के बारे में बात करनी थी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, अब मैं इनको एक बार अंडरलाइन करता हूँ, आप चाहो तो बेशक नोट डाउन कर लो। इतने ही नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। एक तो लिखो भील ट्राइब, देन ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1913, गोविंद गुरु, हैवी एग्रीकल्चर टैक्सेशन, बॉन्डेड लेबर सिस्टम और मानगढ़ धाम एंड गुजरात राजस्थान बाउंड्री। बस ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कीवर्ड और आपका नोट्स बन गए। अगर इसमें से कुछ आएगा तो इन 4-5 पॉइंट से आप आंसर कर पाओगे। आई थिंक हेडलाइंस वाले टॉपिक बस इतने ही थे। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अक्टूबर GST रेवेन्यू क्रॉसेस 1.51 लाख करोड़ रुपीज। इस टॉपिक में हम लोगों को ये पता करना होगा कि GST ही क्या होता है। अभी देखो इसमें ना मंथ वाइज जो इंक्रीमेंट दिखा रहा है वो तो एक डायनेमिक चीज़ है, वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्या है कि GST के बारे में पता होना, GST क्या है, कब लागू किया गया था, क्या इसके प्रोविजंस होते हैं। तो 2016 का एक एक्ट था हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंडिया का बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। इससे एक स्लोगन भी आया था, 1 नेशन 1 टैक्स। तो GST में पहले जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे के सारे सब्ज्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया था और उसको नाम दिया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कंजम्पशन टैक्स होता है, यानी कि जो फाइनल कंजम्पशन का पॉइंट होता है ना, ये टैक्स वहीं पर इम्प्लाई किया जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले, डबल टैक्सेशन लगती थी और टैक्सेस का कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्सेशन की मल्टीप्लिसिटी भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो नेशनल मार्केट में इश्यूज होते थे, उन सबको इसने कम कर दिया है। अब GST जो एक मर्चेंट पे करता है अपना सामान, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, उसको बाद में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू वो ले ऑफ भी कर सकता है। ये बेनिफिट भी होता है इसमें, तो मर्चेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं आता। फिर कास्केडिंग इफेक्ट होता था, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, फिर तीसरा टैक्स, वो सारे कॉन्सेप्ट हटा दिए गए। टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंट्रल GST के अंदर आता है एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, स्टेट GST के अंदर आता है वैट, लग्जरी टैक्स, इंटीग्रेटेड GST जो होता है उसमें इंटर स्टेट का ट्रेड कवर होता है। तो IGST जो है ये इज नॉट अ टैक्स, लेकिन एक सिस्टम होता है जिसमें स्टेट और यूनियन के जो टैक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो ये 4-5 जो पॉइंट है ना, इससे भी आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है और जितना लिखा हुआ है ना सामने, इतना ही याद करना है आपको। और इसमें स्ट्रक्चर जो है वो 4 टियर का होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। एक्चुअल में ये 5 टियर होता है, इसमें एक 0% भी होता है। देयर आर मेनी आइटम्स जिसके ऊपर कोई टैक्स लगाया ही नहीं जाता है।
जीएसटी को लेकर लेजिस्लेटिव बेसिस क्या था, 2014 में एक्चुअल में इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर अप्रूवल वगैरह मिला था। एंड आर्टिकल 246A जो है ना, वहाँ पर स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, और 101st अमेंडमेंट एक्ट था 2016 में आया था, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जीएसटी का एक काउंसिल भी होता है, उस काउंसिल का काम यही होता है कि वो किस तरीके से कौन सा एक्ट, अगर कुछ टैक्सेशन में चेंजेस करने हो, कौन से आइटम ऐड करने हैं, कौन से रिड्यूस करने हैं, तो जो डिसीजन लिया जाएगा ना वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाएगा। और वोटिंग पावर जो होती है ना वो 1/3 की होती है। स्टेट्स के पास 2/3 की, सेंटर के पास वोटिंग पावर 1/3 की होगी, स्टेट्स के पास 2/3 की। लेकिन जब डिसीजन लेना होगा तो 3/4 की मेजोरिटी होगी, तभी डिसीजन लिया जाएगा। कैसे गवर्न करना है जीएसटी को, तो इसका जो चेयरमैन होते हैं ना जीएसटी काउंसिल के, वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और जो हमारे स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है ना, उन स्टेट के गवर्नमेंट में भी उनके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी इसका पार्ट बनते हैं जीएसटी काउंसिल का। इस टॉपिक में हमें ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपका रिवीजन हो गया होगा, आप लोगों ने होपफुल इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लिया होगा। सेकेंड टॉपिक वी हैव हियर इज पीएम मोदी वांट्स डिटेल्ड प्रोब इनटू मोरबी ब्रिज कोलैप्स। अब गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये न्यूज़ काफ़ी पेनफुल रही है, काफ़ी लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, मोर देन 140 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट सो फार। टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है GS4 का, यानी कि ये एथिक्स का टॉपिक है। इसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉबिटी। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, प्रॉबिटी का मतलब होता है इंटेग्रिटी, अपराइटनेस, ऑनेस्टी, यानी कि किस चीज़ के ऊपर आप कितने ऑनेस्टली काम कर रहे हो, किस चीज़ को आप होलसम लेके काम कर रहे हो, हॉलिस्टिक मैनर में उसका एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम जब करप्शन को अवॉइड करते हैं तभी हम प्रॉबिटी की बात करते हैं। ये अपने आप में एक नैतिक व्यवहार है, यानी कि एथिकल बिहेवियर भी होता है, जिसमें कुछ पब्लिक वैल्यूज़ भी अपहोल्ड की जाती हैं। इम्पार्शियलिटी यानी कि भेदभाव ना हो, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, सब कुछ छुपा हुआ ना हो, सबके सामने विजिबल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है जब प्रॉबिटी होती है। तो क्या क्या पर्पस होते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके अलावा पब्लिक सर्विसेज में इंटीग्रिटी मतलब होगा होलनेस, अकाउंटेबिलिटी, कंप्लायंस कि आपने फॉलो किया या नहीं किया, फिर कोई भी मिसकंडक्ट, फ्रॉड या करप्शन होता है उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉबिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपके आंसर राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे फिलोसफिकल बेसिस क्या होता है, चाहो तो ये नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में बहुत जगह लिखोगे, मल्टीपल जगह लिखने को मिलेगा, और पक्का हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में इनमें से एक ना एक स्टेटमेंट आप लिख ही सकते हो। तो हमारे जो एपिक्स होते हैं ना, जैसे महाभारत एक एपिक है, रामायण एक एपिक है, तो जो फिलोसफिकल बेसिस रहा है गुड गवर्नेंस का, उसमें रामायण में भी मेंशन किया गया है, जहां पर बात की गई थी आइडियल गुड गवर्नेंस को लेकर के। कौटिल्य जो चाणक्य की हम बात करते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर कुछ ट्रेट्स बताए थे किंग्स के, और कैसे करप्शन को रोका जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कैसे काम करना होता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनके बारे में भी मेंशन किया था। एरिस्टोटल ने गुड गवर्नेंस को लेकर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ कंपोनेंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं ना, उनकी फाउंडेशन होती है मोरालिटी। फिर उन्होंने कहा था कुछ वर्च्यूज होते हैं, उनको पोजेस आपको, उनको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि जस्टिस, चैरिटी, जेनरॉसिटी। आप तीनों वर्ड्स को भी अगर आप देखोगे ना, तीनों वर्ड्स से आपके एथिक्स में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थॉमस हॉब्स थे, उन्होंने कुछ एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो होती है स्टेट की, कॉमनवेल्थ की, उनके साथ कनेक्ट भी करने की कोशिश की थी। इमैनुअल कांत ने जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ड्यूटी सेंट्रल टू मोरालिटी। अब देखो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपको यूज़ करने होते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ड्यूटी सेंट्रल टू मोरालिटी का पूरा एक टॉपिक है 15 मिनट का। एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल होता है, ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि यूटिलिटी कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए। मैक्स वेबर ने कहा था कि प्रेजेंट जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो काम करता है वेबर के लीगल रैशनैलिटी मॉडल पर। भाई इसमें से ना मोस्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, जो भी फिलोसफिकल बेसिस लिखे हैं सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस लेवल की चीज़ें एग्जाम में आती हैं, इसलिए मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब आप अकॉर्डिंगली अपना नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो कहूँगा ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो, या फिर PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है म्यूलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर NRIs, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो हुआ ये है ना, बैकग्राउंड ये था 2020 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल डाला था लॉ मिनिस्ट्री के सामने कि जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं ना,
अब वो एनआरआईज के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए। और तो 2021 में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन थे उसके लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। देखो इंडिया में, जब आप इंडिया में ही रहते हो तो आप जा सकते हो, जब भी वोटिंग होती है, जो भी जहाँ इलेक्शन हो रहा होता है, आप यू गो देयर एंड यू कास्ट योर वोट। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर एनआरआईज, वो दूसरे देश में रहते हैं। तो एक प्रपोजल डाला गया था कि क्या वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना कुछ वो अपना वोट वगैरह कास्ट कर सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था कि 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स होता है, हम उसको अमेंड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो पोस्टल बैलेट्स होंगे ये एनआरआईज को इलेक्ट्रॉनिकली भेजे गए थे, जिसके बाद वो वापस आए थे एंड फिर उन्होंने जिस भी कैंडिडेट को वोट करना था वो हुआ था। करंट जो वोटिंग प्रोसेस है वो क्या है ओवरसीज वोटर्स के लिए इंडियन इलेक्शंस में? तो आरपीए में 2010 में अमेंडमेंट किया गया था, उसमें जो भी एलिजिबल एनआरआईज थे वो बाहर रह रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा, उनको अलाउ किया गया था कि आप वोट कर सकते हो, बट ओनली इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन। यानी कि पोलिंग स्टेशन पे आप आओगे, वहाँ पर फिजिकली आपको आना पड़ेगा। उससे पहले 2010 से पहले इंडियन सिटीजन जो एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, जो बाहर रहते थे मोर देन 6 मंथ से, वो अलाउड नहीं थे वोट करने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल रोल से आपका नाम कट चुका होता था अगर आप इंडिया से बाहर 6 महीना रहते हो तो। फिर एनआरआई जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकता है जहाँ वो रहता है और उसके पासपोर्ट में मेंशन्ड है, एंड उसको फिजिकली आके वोट करना पड़ेगा। अब फ्यूचर में और क्या डेवलपमेंट हुए और क्या इसमें डेवलपमेंट होते, तो लो प्रपोर्शन देखने को मिला था। तो यानी कि 11,000 ओवरसी वोटर्स थे जो 2014 में रजिस्टर्ड थे, एंड 2019 में तकरीबन 1 लाख तक चले गए थे। लेकिन जब वोटिंग की बात आती थी तो बहुत कम लोग आते थे वोट करने के लिए। फिर एक प्रोविजन है टू विजिट द पोलिंग बूथ, इसको डिस्करेज किया था एलिजिबल वोटर्स ने। तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि इसको मैंडेटरी किया जाए कि वो लोग फिजिकली ट्रैवल करें। गवर्नमेंट ने ओवरसीज वोटर्स के लिए क्या स्टेप लिए थे? 2017 के विंटर सेशन में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी एज पर दी आरपीए सेक्शन 20, उसको रिमूव किया जाए। आरपीए का जो सेक्शन 20 होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली इनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा वोट करने के लिए। एंड जो बिल था इसने कहा था कि इनको प्रॉक्सी की तरीके से भी अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं किसी के बिहाफ के ऊपर, और ये कंडीशंस होती भी हैं जो इलेक्शन रूल्स 1961 के अकॉर्डिंगली आती हैं। बट 2017 का ये जो विंटर सेशन का बिल था ये 2018 में लैप्स हो गया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच किया था गवर्नमेंट को कि एनआरआईज को परमिट किया जाए वाया पोस्टल बैलेट्स के लिए। पोस्टल बैलेट क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट सेम सा ही होता है। ये जनरली जो हमारे इंडिया में सर्विस वोटर्स होते हैं ना, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें आर्मी एक्ट होता है 1950 का, इसको यूज़ करते हैं। एंड इसमें ना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेबल पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईटीपीबीएस। ईटीपीबीएस क्या होता है? 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक तो सर्विस वोटर्स के लिए होता है, दूसरा होता है एनआरआईज के लिए। सर्विस वोटर्स के लिए एज पर दी 1961 का रूल्स होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो लोग मिलिट्री वगैरह में होते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे तो रहते नहीं है, उनको कहीं बॉर्डर पे पोस्ट होना होता है, किसी ऐसी कॉन्फिडेंशियल प्लेस पे होते हैं, तो वो लोग अपना वोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली वो सर्विस वोटर्स बन जाते हैं। क्या करना होता है कि उनको ना वेबसाइट से ईटीपीबी डाउनलोड करना होता है, उनके वहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो भी कैंप्स वगैरह होते हैं, तो उसके साथ वो उसको अटेस्ट करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म करते हैं, एंड देन उसको भेज दिया जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जो एनआरआईज हैं अभी उनके लिए प्रपोज किया गया है कि जो लोग ईटीपीबीएस से करना चाहते हैं इनको एटलीस्ट 5 डेज़ की नोटिफिकेशन जो भी होगी इलेक्शन की, उसके अंदर अंदर इनको इन्फॉर्म करना होगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को कि भाई मुझे वोट करना है। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर मतलब ये जो पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। अब ये बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा वाया ईटीपीबीएस। एनआरआई फिर उसमें रजिस्टर करेगा अपनी वोट, अपना बैलेट का प्रिंट आउट लेगा, उसको अटेस्ट करके डिक्लेरेशन को वापस सर्विस वोटर के पास भेज देगा। फायदा क्या होगा? ये जो कॉन्सेप्ट था ना पोस्टल बैलेट का, इसको IIDEA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास एक राइट होता है, वो भी वोट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके कारण वो बाहर रहना चाहते हैं काम के सिलसिले में देश से बाहर, बट उनके पास वोट करने का अधिकार है, तो ये बेनिफिट मिलते हैं। दैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड जो इलेक्टोरल असिस्टेंस है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की। पहले तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि एनआरआईज को कैसे अलाउ किया नहीं जाता था पहले, और अब उनके लिए प्रपोजल चल रहा है। तो राइट नाउ गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच है, उन्होंने जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं यू ललित, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे पेटिशन सुने थे। तो उन्होंने कहा था, इनिशियली बेंच ने कहा था कि जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है ना, ये उन सोल्जर्स को दी जाए जो बहुत दूर दराज के इलाकों में होते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये फैसिलिटी जो एनआरआईज होते हैं उनसे अलग होती है। बट राइट नाउ उन्होंने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया है कि ना जो माइग्रेंट लेबरर्स भी होते हैं ना, उनको भी अपने लिमिटेड मीन्स के वजह से और लिमिटेड लाइवलीहुड्स की वजह से फ्लाई करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको प्रपोजल के ऊपर अभी बात की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सैफरन फील्ड्स
टर्न स्टेज फॉर द टूरिस्ट शॉट्स। GS1 में ज्योग्राफी में आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न वाला टॉपिक होता है वहाँ पर हम से कवर कर सकते हैं। सेफ्रन क्या होता है? केसर होता है, बहुत महंगा आता है। आई थिंक 10 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम के आसपास ही शायद 200-300 रुपये का आता है। तो एक प्लांट होता है, उसका जो स्टिग्मा होता है ना, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लावर जो होता है उसके प्लांट, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल करके, तो उससे सेफ्रन की स्पाइस, हम इसको मसाला भी बोल सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इसको इंडिया में 1st सेंचुरी BC में कश्मीर में बाय द सेंट्रल एशिया से जो इमिग्रेंट्स आए थे ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंडिया का बाय ऑरिजिन इसका इंडिया में नहीं हुआ था, ये सेंट्रल एशिया से आया था। इसको कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कश्मीरी कुजीन में भी काउंट किया जाता है एंड बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत कॉस्टली होता है। एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में सैफरन को बहुकम बोलते थे, बहुकम। और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हाईलैंड्स होते हैं, इनको करेवास बोलते हैं। देखो करेवास जो है ना, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। UPSC कैन पुट अप ए क्वेश्चन कि करेवास कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो हाईलैंड्स का एरिया होता है ना, उनको करेवास बोलते हैं। वहाँ इसका कल्टीवेशन होता है, वहाँ इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एंड बहुत ही कल्चर हेरिटेज भी इसका बहुत रिच है। इंडिया में इसके हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं इसके सीजन, इसकी कंडीशनिंग। तो इंडिया में सैफरन की जो सीड्स वगैरह होते हैं ना, वो जनरली कल्टीवेट होते हैं जून और जुलाई के अंदर, और कुछ जगह पर अगस्त एंड सितंबर में भी। फिर ये अक्टूबर तक इसमें फ्लावर आ जाता है, यानी कि फूल खिल जाता है। अगर हम बात करें तो अबव सी लेवल 2000 मीटर्स तक की हाइट चाहिए, यानी कि 2 किलोमीटर तक की चाहिए, और तकरीबन 12 घंटे तक की इनको धूप भी चाहिए होती है। सॉइल की अगर बात करते हैं तो कैलकेरियस बोलते हैं, जिस सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है एंड ह्यूमस रिच होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए सॉइल, जिसका pH जो होता है वो 6 से 8 तक होना चाहिए, यानी कि जो एसिडिटी का लेवल होता है। क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समर विंटर का जो कॉन्सेप्ट उसमें रेंज होती है, उसमें इट शुड बी नॉट मोर देन 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और समर्स की जो अगर बात करते हैं, ये तो 30-40 हो गया, बट विंटर में जाएंगे तो -15 से -20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 1000 से 1500 तक मिलीमीटर तक की पर ईयर इनको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट भी होती है। इंडिया में सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स कहाँ कहाँ पर है, तो मोस्टली तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही लिमिटेड है, लेकिन रिसेंटली इसको नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई थी, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। तो पेम्पोर रीजन है, जिसको हम लोग जनरली सैफरन बाउल बोलते हैं कश्मीर का, ये मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है सैफरन प्रोडक्शन के लिए। तो पेम्पोर सैफरन जो है ये हेरिटेज है कश्मीर का, और इसमें ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज के लिए तौर पर इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था। अभी लोकेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, पेम्पोर। कुछ दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सैफरन को लेकर के, बुदगाम है, श्रीनगर है, किश्तवाड़ भी हैं। रिसेंटली कश्मीर का जो सैफरन होता है ना, उसको GI टैग का स्टेटस भी मिला था, तो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक्चुअल में इसको GI टैग का स्टेटस मिला था, ये बात मुझे पता थी, तभी मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है कि इसको इग्नोर किया जा सकता था। सैफरन की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए गए थे? हमारे पास एक नेशनल सैफरन मिशन भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में ही इसको स्टार्ट किया गया था कि इसकी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कैसे क्रिएट करें, ट्यूबवेल्स के थ्रू, और ये जो फवारे वगैरह होते हैं स्प्रिंकलर, इनके थ्रू, ताकि इस क्रॉप का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। रिसेंटली क्या हुआ था, CSIR का IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मिलकर के इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम स्टार्ट किया था। तो उन्होंने कुछ नई वैराइटीज़ भी इंट्रोड्यूस की थी केसर की, एंड कैसे इंडिया से इसको फर्दर एक्सपोर्ट करके हम लोग इंडियन कंडीशंस में इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इस पर कुछ स्टेप्स लिए गए थे। न्यूज़ है 50 days ऑन कप्पन्स बेल श्योरिटीज इन UAPA केस येट टू बी वेरीफाइड। अब इसमें सिद्दीक कप्पन कौन है? ये जर्नलिस्ट थे, इनके बारे में तो हमें जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको वैसे सोशली अवेयर रहना तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो GS3 में हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आता है, वहाँ पे UAPA के बारे में बात करते हैं। ये एक्ट क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का प्रिवेंशन एक्ट है, 1967 में इसको पास किया गया था। मेजर एम ये होता है कि किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ की एसोसिएशंस होते हैं ना, उनको रोकना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, ये वर्ड बहुत पावरफुल है, एब्सोल्यूट पावर होती है, कि जिससे वो किसी भी तरह की अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटी जो होती है, गतिविधि होती है, उसको रोक सकते हैं और एक ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं। इसमें डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है और उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजन भी मिलती है। कुछ और की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंडियंस और फॉरेन नेशनल दोनों को चार्ज किया जा सकता है UAPA से। ध्यान रहे, इस तरह के स्टेटमेंट्स एग्जाम में आते हैं कि क्या ये एक्ट सिर्फ इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है या फिर फॉरेनर्स के लिए भी। तो सभी, कोई भी इसमें अपराधी होगा, सेम मैनर में उनको ट्रायल किया जाएगा, और अगर क्राइम फॉरेन लैंड पे भी कमिट होगा तो भी, इवन आउटसाइड इंडिया भी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक चार्जशीट फाइल करनी होती है विदिन 180 डेज, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, अरेस्ट हो जाने के 6 महीने के अंदर अंदर।
एंड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 2019 में। तो जो डायरेक्टर जनरल होंगे ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो अप्रूवल देंगे कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना है कि नहीं करना। फिर इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं एनआईए के, जो जिनकी रैंक होगी इंस्पेक्टर की और उसके ऊपर की, वो टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसको डीएसपी और एसीपी जो होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है, ये भी एक अमेंडमेंट किया गया था और इसमें इस अमेंडमेंट को लेकर के ना बहुत शोर भी हुआ था। दिल्ली कोर्ट ने कुछ कंटूर्स डिफाइन किए थे। कंटूर्स का मतलब होता है कि ना एक बाउंड्री की बात कर सकते हो आप, एक तरीके से कुछ कर्व्स की बात कर सकते हो कि भाई इसकी एक लिमिट कैसे हो सकती है, क्या किस रेंज तक ये फर्दर जा सकता है। तो रिसेंट ही बात है, ऑलमोस्ट 1 साल पहले जून 2021 में जजमेंट था जिसमें उन्होंने बात की थी कुछ वेग सेक्शंस को लेकर के, जैसे सेक्शन 15 है और सेक्शन 17-18 जो थे, उन्होंने कहा इसमें कुछ वेगनेस है। सेक्शन 15 के अंदर उन्होंने ऑफेंस की बात की थी, टेररिस्ट एक्ट के ऑफेंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें करोगे जिसको हम टेररिस्ट एक्ट में काउंट कर सकते हैं। सेक्शन 17 में उन्होंने पनिशमेंट की बात की थी, फॉर रेजिंग फंड फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 18 में उन्होंने ऑफेंस की बात की थी, पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और टू एक्ट प्रिपेटरी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। देखो आपको इनकी डिटेल में जाना नहीं है, आपको भी इतना जाना है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आएगी ना, यूपीएससी कभी भी प्रीलिम्स में ना ये स्टेटमेंट नहीं देगा सेक्शन वाली, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। बट जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आपको ही पता होना चाहिए कि जून 2021 में, अभी सिंपल लिख देना, इन 2021 even the Delhi High Court defined certain contours of the UAPA. Even this much line will be more powerful than remembering all these things. तो इसको इस तरीके से याद रखना यूओपीए के बारे में। ये मेजर अमेंडमेंट्स थे ना 2019 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद ही होने चाहिए। नाउ वी हैव प्लीज अगेंस्ट द पोल फ्रीबीज शुड बी लिस्टेड बिफोर 3 जज बेंच सून, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जहाँ पर हमारा पूरा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वगैरह को सेटअप किया जाता है। तो 2013 में एक जजमेंट आया था, है ना, तो उसमें एक लिटिगेशन के ऊपर फोकस किया गया था कि कोर्ट ने कहा था कि कुछ एश्योरेंस दिए जाने चाहिए फ्रीबीज को लेकर के, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है ना, आरपीए, उसका ना एक सेक्शन होता है 123। उस सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग ना करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्शन के दौरान पे करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी। एज पर दैट उन्होंने कहा था कि जो फ्रीबीज की चीज़ें होती है ना, हमें गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि ये चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस में फॉल ना करें। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, यूयू ललित जी हैं, उन्होंने कहा कि जो पिटिशंस आई है ना, कि जो पोलिंग से पहले, इलेक्शन से पहले की जो फ्रीबीज डिक्लेरेशन के प्रोमिसेस किए जाते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इरेशनल है और इसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग एक 3 जज बेंच के पास पास करेंगे और वो इसको चेक करेगा। तो अब हम लोग इस टॉपिक में कवर कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि फ्रीबीज क्या होते हैं एंड कैसे क्या काम चलता है। इलेक्शन फ्रीबीज का मतलब होता है कि इलेक्शन के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रोमिसेस करते हैं कि आप हमको वोट दो, हम आपको लैपटॉप बांट देंगे, हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको स्कूल के बच्चों की फीस माफ़ कर देंगे, हम आपका एग्रीकल्चर का लोन माफ़ कर देंगे। ये सारी चीज़ें इनको बोलते हैं जो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करना के प्रोमिसेस करती हैं, फ्रीबीज बोलते हैं। ये इरेशनल हो सकते हैं इलेक्टोरल प्रोमिसेस जो हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं, देखो इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट चाहता है, इकोनॉमिक इश्यूज़ होता है। पहली बात तो गवर्नमेंट जो भी चीज़ प्रोवाइड करेगी वो कहाँ से आएगी, वो गवर्नमेंट के सारे फंड से आती है। वो फंड कहाँ से आता है, वो टैक्स मनी होता है। तो हमारा इंडिया का ही अगर हम लोग बात करते हैं 2021-22 में बहुत हाई लेवल के ऊपर सब्सिडी दी गई थी। सब्सिडी में क्या करती है गवर्नमेंट, अगर फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रही होती है तो किसान जो खाद खरीदने जाता है, मान लो किसान को वो 1000 रुपये का एक बैग पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, हम इस कंपनी को 1000 रुपये में से 200 रुपये हम दे देंगे। तो किसान को ही 800 रुपये का पड़ेगा, किसान को लगेगा कि वाह मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया। अब किसान के लिए 200 रुपये बचना बहुत बड़ी बात है। अभी 200 रुपये का बर्डन कहाँ जाएगा, ये गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये गवर्नमेंट के डेट में भी तो काउंट होता है ना, स्टेट की जीडीपी कितनी है, गवर्नमेंट का डेट कितना हो गया। तो पंजाब की अगर बात करते हैं ना, तो वो बहुत इंक्रीज हो गया था रिसेंटली। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 की बात की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है ना, उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती हैं, एक पार्टी को फेवर करना, दूसरे को ना करना। इक्वालिटी को लेकर के भी इशू राइज जाते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। राजस्थान में 56% जो टैक्स और नॉन टैक्स के रिवेन्यूज होते हैं ना, वो पेंशन और सैलरी में चले जाते हैं। सोचो 56% सैलरीज में पेंशन में चले जाते हैं। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रिसिटीज़ के कारण इंसेंटिव जो होते हैं ना फार्मर्स के, वो रिड्यूस हो जाते हैं। डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के, उनको सोलर पैनल वगैरह इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, एनवायरनमेंट लेवल के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे एंड उन्होंने कहा था कि सुब्रमण्यम बालाजी का केस में 2013 में कि कुछ कंसल्टेशन करना पड़ेगा उनको, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कुछ गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है। एंड 2016 में भी उन्होंने फ्रीबीज को चेक करने के लिए
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करने की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वेलफेयर मेजर्स को अलाउ करना अंडर दीज गाइडलाइंस शुड प्रॉमिस ओनली व्हाट दे कैन फुलफिल, यानी कि आप वो वादे करो जो आप पूरे कर सकते हो, वो नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। तो आपके पीछे रैशनल होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि आप इनको प्रॉमिस क्यों करना चाहते हो। फिर आपके पास जो एक्सपेंसेस होंगे उनका वेज एंड मीन्स क्या होने वाला है, कहाँ से ये पैसा लेके आओगे, कहाँ से खर्चा निकालोगे, आपने क्या ऐसा एक एसेट क्रिएट किया है जो आपको लिए कैपिटल जनरेट करके देगा। तो हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में इसके लिए, हम इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं कि भाई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना उसको लीगल स्टेटस दे दिया जाए। अब देखो यहाँ से एक और लर्निंग निकलती है, हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाने चाहिए, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। देन हमें फ्रीबीज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद प्रायोरिटी टू डीपीएसपीज। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें वेलफेयर की बात तो की गई है और एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रीबीज वेलफेयर करते हैं, बट वी हैव टू स्टिल मेक श्योर कि फ्रीबीज किस हद तक बेनिफिट करते हैं। नीड बेस्ड फ्रीबीज विद ट्रांसपेरेंसी बाय सेग्रीगेटिंग हैव्स एंड हैव नॉट्स। फाइनेंशियल बजटिंग करनी पड़ेगी, सब्सिडीज कितने होते हैं, फ्रीबीज कितने होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्लूसिव और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम कर सकते हैं ताकि लोगों की एस्पिरेशन, अगर लोगों को जॉब्स ही मिल जाएंगी तो वो डिपेंडेंट होंगे ही नहीं फ्रीबीज पर। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन बी डन इलेक्शन फ्रीबीज को लेकर के। नाउ वी हैव द टॉपिक एट SCO मीट जयशंकर टारगेट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। SCO क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी निकल के आ रहे हैं, वो भी हम लोग इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। एक एडिशनल चीज़ है बट आपको एग्जाम में आ सकता है, कल को मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में शुरू की गई थी। रीजनल डेवलपमेंट पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करता है, जैसे टेररिज्म हो गया, एथनिक सेपरेटिज्म हो गया। रशियन और मैंडेरियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये याद रखने की चीज़ें हैं सारी की सारी। पूरा का पूरा SCO पर क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, बिल्कुल रिसेंटली आया था। वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके पास एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी होती है। इसके पास 2 परमानेंट बॉडीज, इसको बोलते हैं, एक सेक्रेटेरिएट है और एक रैट्स है। रैट्स इंपॉर्टेंट याद रखना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। फिर इनके पास एक बिजनेस काउंसिल है और एक इंटर बैंक कंसोर्टियम भी है। इंडिया के लिए कुछ SCO में चैलेंजेस क्या चल रहे हैं अभी तक कि चाइना यहाँ पर डोमिनेट करता है ना, और पाकिस्तान के द्वारा कुछ टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है हमारे कश्मीर रीजन के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक इंडिया से कुछ पावरफुल गेन नहीं मिल पाया इंडिया को। ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। एंड सेंट्रल एशिया और उसके बियॉन्ड की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी। इंडिया के लिए बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायनामिक्स जो होते हैं अफगानिस्तान के, उनको हम एड्रेस कर पाते हैं थ्रू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था 2013 में लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ OBOR। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है और ये लार्जेस्ट एम्बिशियस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है अभी तक की। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अराउंड 2600 प्रोजेक्ट्स हैं एंड 100 कंट्रीज़ के आसपास तक का इसमें लिंकिंग की जा रही है और उसमें $3.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसमें रेलवेज़ हैं, एनर्जी पोर्ट्स होंगे, डिजिटल नेटवर्क्स हैं, एक्सेट्रा हैं, बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी होती है। देखो ये दोनों के दोनों, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अपने आप में पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है, आएगा आगे कभी डिटेल में, हम तब भी कवर करेंगे। एंड ग्लोबल डोमिनेंस को एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, कुछ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस वो यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट के सोशल रिस्क भी होते हैं। अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि चाइना क्या करता है ना, जैसे श्रीलंका में क्या किया था, श्रीलंका के पास चाइना गया, बोला कि हम आपके साथ ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे और हम आपके यहाँ पे पोर्ट बनाएंगे। श्रीलंका ने कहा ठीक है बना दो। चाइना ने कहा कि इसमें लगेगा, मान लो $100 मिलियन लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन लग रहे हैं, तो व्हाट चाइना सेज कि 100 मिलियन में से हम आपको 80 मिलियन दे देंगे। ठीक है, आप 80 मिलियन हमसे ले लो, 20 मिलियन आप खुद इन्वेस्ट कर दो, आपके यहाँ पे पोर्ट बन जाएगा, हम यहाँ पे इसको यूज़ भी कर लेंगे, आपका फायदा भी हो जाएगा, आप हमको ये 80 मिलियन का लोन जो है ये बाद में लौटाते रहना। चाइना कंडीशन क्या डालता है, बोलता है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ना हमारी ही कंपनी काम करेगी। अब श्रीलंका को लगता है कि यार 20 मिलियन दे करके और इतना बड़ा पोर्ट मिल रहा है जो हम शायद कभी पॉसिबल भी नहीं कर सकते, और चाइना की कंपनी आके काम भी कर रही है, हमें क्या दिक्कत है, कर लो। ऐसे केस में क्या करते हैं, अभी 80 मिलियन जो होता है ना, इसको लौटा पाना बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि उन्होंने इस पोर्ट की ना एक तरीके से लीज ले लेता है चाइना, और वो डेट में ट्रैप कर देता है छोटी छोटी कंट्रीज़ को। तो ये प्रॉब्लम चल रही है एंड इंडिया के लिए भी इसमें पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप करता है
और बाकी जो ऑप्शन है दूसरे से बिल्ड बैक वाटर भी है, ये G7 का इनिशिएटिव है, इनमें अगर अप्रोच करता है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं। तो इंडिया को अपनी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा और दूसरी जो प्रोजेक्ट्स उनकी वायबिलिटी को देखना पड़ेगा। कैपिटल की डेफिशिएंसी हमारे पास भी, हमें उन पे भी काम करने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इफ दीज थिंग्स आर डन देन SCO की मीट के अंदर जो हमारे जयशंकर जी ने टारगेट किया था BRI को, उसको हम हैंडल कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट आया था बांग्लादेश के मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने कहा था कि CAA इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप का टॉपिक है और CAA जब इंडिया में आया था तो उसको लेकर के बहुत शोर भी हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रिलीजन वगैरह के प्रोविजंस थे, तो कम्युनिटीज़ में बहुत सारा शोर था। CAA क्या है, इसमें ना 6 अनडॉक्यूमेंटेड और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई थी। वो लोग जो इंडिया में आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, लेकिन उनको कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई है। इसके अलावा तो बेसिकली होता क्या था ना कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 में और पासपोर्ट एक्ट 1920 के थ्रू इन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया था, इनको कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल केस को लेकर के। अब इसमें कंसर्न थे क्योंकि सिंस ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था CAA का, इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी थी एंड फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन की बात की गई थी और रिलीजन कहीं ना कहीं टारगेट किए जा रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज़ को टारगेट किया जा रहा था, तो इसमें शोर बहुत था। बट अभी अगर देखते हैं तो बांग्लादेश के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका नाम हसन महमूद है। उन्होंने ट्यूसडे को एक स्टेटमेंट दिया था कि CAA जो है वो इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी और अफगानिस्तान भी जो थे। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मैटर है इंडिया का और कुछ फैनेटिकल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में भी हैं, जो कहीं ना कहीं इस सोशल हार्मनी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट आया है। अब देखिए जाए तो ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में आया है, बट सिंस इस टॉपिक के कारण इंडिया में बहुत शोर भी हुआ था, हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके कारण प्रॉब्लम क्या थी। एक तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है ना। NCR की बात की गई थी कि इंडिया में NCR बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर थे उनका स्टेटमेंट आया था कैसे NCR बनेगा। तो ये बेनिफिट करेगा NCR नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि पहले रजिस्टर में होगा, फिर जो लोग इसमें पार्ट नहीं थे 2014 के बाद वाले आए थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, एंड जो एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स होंगे उनको अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में कुछ इश्यूज आए थे, इसमें असम का जो अकॉर्ड है 1985 का, उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। देखो जो सारा का सारा मुद्दा था ना, ये शुरुआत हुई थी 1971 में, क्योंकि जब इंडिया का लिबरेशन वॉर हुआ था, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था ना, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, इट वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर इसको लिबरेट करा दिया गया, फिर इसको बांग्लादेश बना दिया गया था। सारा मुद्दा वहाँ से आया था। उस टाइम पे ना तकरीबन 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे ना, वो असम में आ गए थे और उन्होंने इंडिया की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब कर दिया था। तो स्टेट के जो रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया था। बांग्लादेश और असम बिल्कुल पास पास है ना, तो वहाँ वॉर वगैरह हुई थी, लोग वहाँ खुश नहीं थे, वो इंडिया में आ गए, स्टेट के ऊपर प्रेशर आ गया, तो असम अकॉर्ड बनाया गया था इन लोगों को कितनी सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है, इन सबको लेकर के। एंड वहाँ से सारा इशू स्टार्ट हुआ था। मुद्दे जो सारे पूरी की पूरी इंडिया की डेमोग्राफी के वो सब वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। कुछ क्रिटिक्स उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14 में बात की गई थी राइट टू इक्वालिटी को लेकर के, क्योंकि सिटीजन्स पर भी और फॉरेनर्स पर दोनों पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी एप्लीकेबल होता है, आप उन दोनों के अगेंस्ट जा रहे हो। फिर ये कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर के अंदर, तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर जो तमिल्स वगैरह होते हैं श्रीलंका के और जो हिंदू रोहिंग्या से म्यांमार के, उनको लेकर के कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं गया, उनको कवर ही नहीं किया इस एक्ट में। यहाँ पर बात की गई है 3 कंट्रीज़ की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की। व्हाट अबाउट दोस्त तमिलियंस जो श्रीलंका से आए हुए हैं इंडिया के अंदर, वो भी काफ़ी टाइम से परेशान है और उनको कैसे सिटीजनशिप दे सकते हो आप, उनको भी ऐड करो। एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम रहेगी गवर्नमेंट के लिए, ये फिगर आउट करना कि भाई ये माइग्रेंट लीगल है और ये इलीगल है, इसको फिगर आउट कैसे करेंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कब आए थे कोई प्रूफ नहीं है। बायलैटरल टाइज हो सकते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच के जो 2 तरफा रिश्ते होते हैं उनके ऊपर भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्ट है ना ये बात करता है कि रिलीजियस ऑपरेशन का। इंडिया ने कहा था कि वो लोग जो उन कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ थे, भारत में नहीं, उन कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ थे। अब पाकिस्तान में हिंदूज, जैन, सिख, पारसी सब माइनॉरिटीज़ में, वहाँ पर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में। इंडिया ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, अफगानिस्तान में भी ऐसा ही है, तो हम लोग वहाँ की माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब हम ऐसा स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे पुटअप करते हैं तो ये सुनाई देता है कि इंडिया बात कर रहा है कि उन कंट्रीज़ में रिलीजियस ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कुछ इश्यूज थे, मैंने इसमें इसका ब्राइटर साइड नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना ये मोस्टली कंसर्न बेस्ड ही था और ये अभी होल्ड पर ही चल रहा है। इसमें बहुत सारे पिटिशंस वगैरह भी फाइल किए गए हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी तो हमारे लिए इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है कि CAA होता क्या है और क्या कुछ कंसर्न हो सकते हैं। UPSC विल नॉट आस्क ए क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दिस अंटिल और अनलेस एक प्रॉपर फाइनल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, NRC का नहीं आ रहा था। बट बीइंग एन
स्टूडेंट ऑफ द यूपीएससी इस एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए सीएए क्या है, इसके कंसर्न क्या है, एक्चुअल में तो उसके बेनिफिट क्या है, आपको वो वाली साइड भी पता होना चाहिए, आपको दोनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। बट मैंने अभी यहाँ पर एक ही साइड के आर्गूमेंट्स लिखे थे। इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व, एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। अब ये टॉपिक हमारा GS3 का है, एनवायरनमेंट का। इसमें टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं जो अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर से आती हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ है जो नहीं पाई जाती। कुछ यूरोप में ही मिलेंगी, कुछ सिर्फ मिडिल ईस्ट में मिलेंगी, कुछ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। तो वहाँ से अगर कोई स्पीशीज़ समहाउ यहाँ पे पहुँच जाए तो उसको हम लोग इन्वेजिव स्पीशीज़ बोलेंगे। तो इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ कि जो मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पर एक इन्वेजिव स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम है, एक ट्री है उसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस। सेना स्पेक्टाबिलिस। तो क्या ये नाम आपको याद रखना जरूरी है? देखो ऐसे क्वेश्चन एक बार आया है प्रीलिम्स में आज तक, और दिस इज अ वेरी रेयर चांस कि ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि वो करंट अफेयर बेस्ड था, वो रिपीट होने के चांसेस नहीं होते। बट आपको पता होना चाहिए कि जब कंपाइलेशन आते हैं ना, PT 365 आता है एनवायरमेंट सेक्शन का, तो उसमें ना साल भर में जो भी इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं सबके नाम आ जाते हैं। तो 4-5 होते हैं एक साल के, उनको आपको बस पढ़ के जाना होता है। तो अभी के लिए आपको ये जाना जरूरी कि इन्वेजिव स्पीशीज होते क्या है, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व क्या होता है, क्योंकि ये तो एग्जाम में आ चुका है। बट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। तो वो इन्वेजिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आकर के हमारे यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और उसका इकोलॉजिकल बैलेंस को वो अपसेट कर देते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, वहाँ के फूड टाइप्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, वहाँ के एनवायरमेंट कंडीशन को खराब कर देते हैं। अब ये नॉन नेटिव होते हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं होते, तो उसके कारण पूरे के पूरे एनवायरमेंट पर इकोनॉमिक और अलग दूसरे लेवल के इम्पैक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अब अगर आप मैप में देखोगे तो यू कैन सी दिस इज द बाउंड्री ऑफ तमिलनाडु। ये कुछ बाउंड्री ऐसी दिखाई दे रही है आपको, एंड दिस रीजन इज केरला, और ये वाला जो रीजन है हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा तमिलनाडु है। मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व जो है बिल्कुल तमिलनाडु में है और एक क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड केरला। तो कह सकते हैं ट्राई जंक्शन पे तीनों स्टेट्स के, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं पहले, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। इसके साथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी ये पार्ट है, बांदीपुर नेशनल पार्क का भी ये पार्ट है, मुकुर्थी नेशनल पार्क का भी पार्ट है, और साइलेंट वैली का भी पार्ट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कोई अगर इन्वेजिव स्पीशीज आती है, यहाँ पर अगर एनवायरमेंट को नुकसान होना स्टार्ट होता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस और कौन से टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पाए जाते हैं? एक तो अन्नामलई टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। अगर आप लोगों को याद होगा, सत्यमंगलम और अन्नामलई टाइगर रिजर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। सो डू रिमेंबर कि मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उसके कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में, और किस किस का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का पार्ट बनता है। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल का टाइटल है द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पोल्यूशन फाइट। इसको लिखा है शिबानी घोष ने एंड भार्गव कृष्णा ने। ये दोनों के दोनों सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलोज हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि कुछ एनवायरनमेंट के की इंडिकेटर्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ बोर्ड सेटअप किए गए हैं, जैसे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और PCCs हैं, हमारे पॉल्यूशन के कंट्रोल सेंटर्स वगैरह होते हैं, कमिटीज़ होते हैं। इन सब का काम होता है इनको रेगुलेट करने का, स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में। अब ये कहीं ना कहीं अपनी जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग यही चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, एयर पोल्यूशन को कैसे हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। इनका कुछ मैंडेट था, कैसे इंक्रीज़ किया गया था, बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आपका टर्म है GS4 का, एग्जाम में आ चुका है ये। स्टाफ रनिंग ऑन एम्प्टी, यानी कि पूरे टॉपिक में हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। अगर हम लोग बात करें कि पूरे इंडिया में जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो नदर्न रीजन के अंदर जो दिल्ली रीजन होगा, यहाँ पर एयर पोल्यूशन को टारगेट ज़्यादा किया जाता है। और बहुत सारे फ्रंटलाइन एनवायरमेंट रेगुलेटर्स भी हैं, जिसमें हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, उसके अलावा हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज में होते हैं PCCs। इनका प्राइमरी रोल होता है कि जो एमिशंस हो रहे होते हैं ना इंडस्ट्रीज से, पावर प्लांट से, वो कैसे हमारे एयर पोल्यूशन को ख़राब करते हैं अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, उसको रेगुलेट करना। एंड इनको कुछ काम दिया रहता है कि सिटीज़ को आपको गाइड करना है, आपको टारगेट सेटअप करने अंडर द NCAP,
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर आपको कुछ गाइडलाइन सेटअप करने हैं जो सिटीज़ फॉलो करेंगे। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन कितने ग्रांट्स देगा एयर पोल्यूशन के लिए, कैसी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इन शॉर्ट इनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इनको गाइडलाइन सेटअप करना भी होता है। अब हुआ क्या था ना, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, 1974 में हमारा वाटर एक्ट आया था, ऑलराइट। उसके बाद 1981 में हमारे पास एयर एक्ट आया था, तो ये दोनों याद रखना। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो होते हैं ना, इनको एक्चुअली में बनाया तो गया था वाटर बोर्ड एक्ट के अंदर 1974 में, बट 1981 में जब हमारा एयर एक्ट आया था ना, तो इनका कुछ मैंडेट जो था उसको एक्सपैंड कर दिया गया था कि अब ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी करेंगे। उसी तरीके से कुछ नए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ऐड किए गए थे इनके रोल्स में, फंक्शंस में, एंड फिर ये मैंडेट को फर्दर एनहेंस कर दिया गया था, लेकिन इनकी कैपेसिटी के साथ वो मैच नहीं कर पा रहा था। तो एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स कुछ एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी जो थी वो इंडिया में ख़राब होने लग गई। ये जो बोर्ड्स थे ना कहीं अपनी जो मैंडेट है ना उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ओवर द ईयर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, पब्लिश हुई, इसमें ये पता चला था कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कमिटीज़ हैं, उन्होंने कुछ रीजंस निकाले थे कि इन बोर्ड्स की परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है। अब उन सब में एक बहुत जो मेजर निकल के आता है वो है कि रिसेंटली सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने कुछ रीजंस निकाले थे कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर पा रहे। उन्होंने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी इसमें, उन तीनों चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये मैटर है सीरियस कंसर्न का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक्सपर्टीज मिसिंग है, यानी कि जो बोर्ड के मल्टीपल मेंबर बॉडीज होते हैं ना उसमें चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन जो डिसीजन और पॉलिसी होती है ना वो डे टू डे बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वो लैक कर रही है। 50% से ज़्यादा जो बोर्ड के मेंबर्स हैं ना हमारे कंट्री में 10 SPCBs हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, और इंक्लूडिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़। तो 10 से ज़्यादा में जो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो खुद ही पॉल्यूटर्स हैं। कौन कौन है? लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन हैं। अब ये सारे के सारे रेगुलेटरी मेजर्स को फॉलो करते ही नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चन उठ के आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो खुद पॉल्यूशन कर रहे हैं वही उसका पार्ट भी बने उसको कंट्रोल करने के लिए। सेम टाइम पर अगर हम लोग बात करते हैं साइंटिस्ट की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ये लोग सिर्फ 7% है इसमें। तो देखो कहाँ 50% और कहाँ जो लोग एक्चुअल में होने चाहिए वो सिर्फ 7% के आसपास ही हैं। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट जो 2 मेंबर्स होंगे ना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनके पास ना स्किलफुल नॉलेज होनी चाहिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के, लेकिन वो है ही नहीं ऐसे मेंबर्स, इस ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनाया गया उनको। तो ये सारे के सारे इश्यूज निकल के आते हैं। सेकंड, अगर हम लोग इशू की बात करते हैं चेयरपर्सन की और उसके मेंबर सेक्रेटरी की, उनके पास ना स्टेबल और फुल टाइम टेन्योर नहीं होता है। रिसेंटली हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 18 दिन के टेन्योर के बाद चेयरपर्सन को हटा दिया गया था, शॉर्टेस्ट टेन्योर था। भाई किसी को लंबे समय टिकता है तो उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पता चलता है, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है, लॉन्ग टर्म प्लान बना पाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है स्टाफ की कमी है ना। 40% जो भी सैंक्शन पोस्ट वगैरह है ना वो वैकेंट चल रही है इनके अंदर, और वैकेंसी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई जा रहा है। झारखंड में 84% तक वैकेंसी है, झारखंड में 75% बिहार में वैकेंसी है, हरियाणा में भी वैकेंसी चल रही है। तो बोर्ड को अपनी प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ेंगी, कुछ इंप्लीकेशंस लगाने पड़ेंगे रेगुलेशन को लेकर के, क्योंकि ये हेल्थ को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ इन्फोर्समेंट करना ही करना पड़ेगा। जितना वर्कलोड होता है ना इंजीनियर्स का बिहार में, झारखंड में, पंजाब में, यूपी के अंदर, वो बहुत उसके अकॉर्डिंगली वो उतना इंस्पेक्ट कर नहीं पाते, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा दे दिया गया है। अब भाई 100 लोगों का काम था, काम कर रहे हैं उसमें से 30 लोग, अभी 30 लोग जो हैं वो बाकी बचे 70 लोगों को भी काम करेंगे ना, यानी कि अपनी एफिशिएंसी से डबल इनको काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे काम कर पाएंगे ये? इवैल्यूएशन करना, एप्लीकेशंस फाइल करना, इंप्लीमेंट करना, चेक करना, उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो इंस्टीट्यूशनल पिक्चर हम लोगों ने बनाई है ना अभी तक की स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ये बहुत वीक है और ये वर्स होती जा रही है टाइम के साथ में। हम लोग इन इश्यूज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एसेंशियल कैपेसिटी के, बिना कैपेबिलिटी के, बिना एक्सपर्टीज़ के, बिना किसी विजन के हमारे जो फ्रंटियर रेगुलेटर्स हैं ना वो सब के सब शांत रह जाएंगे कुछ टाइम के बाद। दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट एंड दिस विल फर्दर डिटेरियोरेट द एयर क्वालिटी इन द कंट्री। बस ये टॉपिक छोटा था लेकिन इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको याद कर लीजिए। लास्ट टॉपिक एंड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है मेंस में फ्यूचर में। मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं। हाउ विमेन सबवर्टेड ट्रेडिशनल रोल्स ड्यूरिंग द फार्म लॉज एजिटेशंस। हम सबको पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज पास किए थे, हालांकि गवर्नमेंट उनको बाद में विड्रॉ भी कर लिया था। और उन फार्म लॉज के अंदर
एमएसपी को लेकर के कुछ बात की गई थी, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है एग्रीकल्चर को लेकर के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के कुछ बात की गई थी। अब उसको लेकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए थे, खास करके दिल्ली के पास में, पंजाब से बहुत सारे फार्मर्स आए थे। अब हमें ये देखना है कि उन एजिटेशंस में किस तरीके से जो विमेन थी ना उनका पार्टिसिपेशन था, उन्होंने किस किस चैलेंजेस को फेस किया, क्या उनकी पोजीशन रही थी, किस तरह का उन्होंने डिसेंट फॉर्म किया था। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, उन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट को, उन्होंने सोसाइटी को भी चैलेंज किया था कि किस तरीके से उनके ऊपर एक बर्डन की रख दिया जाता है, उनको डिस्प्रपोर्शनेलिटी उनको फेस करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं अगेन इंडिया के अंदर किस तरह की सिचुएशन रही है आज तक की प्रोटेस्ट को लेकर के, तो इफ़ यू गो टू द नेशनल जो हमारी मूवमेंट चली थी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जहाँ इस चीज़ का स्टार्टिंग देखने को मिली थी। जब तक गांधी जी आए थे तब तक वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी, बट लेटर ऑन गांधी जी ने उनको मास मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन होता था बट कम होता था। तो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिया की हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि जहाँ भी जिस सरकार का भी शासन रहा है उसके अगेंस्ट किसी न किसी ने प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो ब्रिटिश एरा की बात करें, चाहे वो आज के इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें। डिस्पाइट कि हमारे यहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम चलता है, विमेन बहुत एक्टिवली प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं मेन के साथ साथ। तो विमेन एक्टिविस्ट हो गई, पॉलिटिशियंस हो गए, लीडर्स हो गए, ये सब बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स रीजन से भी निकल के आते हैं। विमेन जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव फॉर्म निकाल लेती हैं प्रोटेस्ट की अपने पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर से, एंड स्टेट के खिलाफ एक कॉमन कॉज लेकर के वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना डिसेंट मतलब अपनी जो सहमति नहीं हो पाती उनकी उसको शो भी करते हैं। तो हाउ विमेन असर्ट देयर पोजीशंस एज फार्मर्स, बहुत सारे एकेडमिक पेपर डिस्कस करते हैं कि क्या विमेन का रोल रहा है। उसमें से जगमती सांगवान और शमशेर सिंह के आर्टिकल्स हैं, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग कहीं पर। विमेन्स पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज इन इंडिया, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्राउंड। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से विमेन ने वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट के अंदर कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं जिसमें किस कॉर्पोरेट्स के मर्सी पर फार्मर्स को छोड़ने की बात की जा रही थी और विमेन वर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। तो प्रोटेस्ट ने एनालाइज किया था कि क्या पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन रही थी एंड डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे हुए थे दिल्ली के अराउंड में। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन किए गए थे, उसमें पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, यूट्यूब वगैरह, उनके ऊपर इंडियन मीडिया ने स्टडी किया था इस प्रोटेस्ट के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे। ऑथर ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि वाइल बहुत सरप्राइजिंग रहा था और बहुत एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इस प्रोटेस्ट में विमेन का। रीज़न क्या था इस पार्टिसिपेशन का, वो हमारे हिस्टोरिक कंडीशंस में है, हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में है, क्योंकि विमेन जो है ना वो थ्रू आउट अफेक्ट होती हैं, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो रहा हो क्यों ना हो। तो बहुत नोटेबल है कि मोस्टली जो विमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो डिफरेंट स्टेट्स से आई थी, रूरल रीजन से भी आई थी और डिसएडवांटेज सोसाइटी से भी आई थी, जो पैट्रियार्कल सिस्टम का विक्टिम भी रही हैं। कहीं ना कहीं विमेन इसमें क्रोशियल रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनको लैंड की ओनरशिप डिनाई की जाती है और उनसे बहुत सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिनके लिए उनको पैसा नहीं मिलता, या फिर एक्सचेंज लेबर। आप लोगों ने देखा होगा रूरल एरियाज़ में खेतों में क्या होता है कि एक ये जो विमेन के ग्रुप्स होते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे खेत में काम कर देंगे, जब हमारे खेत में हार्वेस्टिंग का काम आएगा तो तुम हमारे में करा देना। तो यार एक्सचेंजिंग द लेबर। फार्म लॉज आने के ऊपर ऑलरेडी कुछ प्रिकेरियस कंडीशन थी फार्मर्स की कंट्री में, तो ऐसा माना जा रहा था कि फर्दर ये और अनस्टेबल हो जाएंगी क्योंकि स्टेट की तरफ से कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किए गए। फिर जो फूड सिक्योरिटी का कमी रहेगी वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है विमेन को भी, और विमेन के ऊपर ऑलरेडी डोमेस्टिक फैमिली को मैनेजमेंट की बर्डन होता है। तो जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ना उसने इस चीज़ को और फर्दर ब्रिंक के पास शिफ्ट कर दिया था। तो इस मूवमेंट में एक मेयर स्पेक्टेटर्स होने की बजाय उन्होंने मेन को ज्वाइन किया था, उन्होंने डिमांड किया था कि एग्रीकल्चर के जो लॉज हैं उनको रिपील कर दिया जाए। दे टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि हम लोग ये जो पूरी की पूरी साइट्स है ना, विमेन ने इन साइट्स के पास जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पर फूड वगैरह का प्रोडक्शन को लेकर के उन सब की जिम्मेदारी ले ली थी। हम लोग खाना बना देंगे, हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, सप्लाईज प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत सारी औरतें खुद ट्रैक्टर चला के भी आई थी प्रोटेस्टिंग साइट के ऊपर। तो उससे उन्होंने बीइंग अ फीमेल एज अ फार्मर, एज एन एक्टिव फार्मर का एक सिंबल भी प्रेजेंट किया था। कुछ क्रिएटिव फॉर्म्स देखने को मिले थे वहाँ पर। अब ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव फॉर्म्स क्या क्या थे। तो सिंस हम लोगों ने देखा कि इंडिया में विमेन जो हमेशा से इस तरह की चीज़ों को चैलेंज करती आई हैं, तो चाहे वो सोसाइटी के बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, क्लोथिंग हो गया, गॉसिपिंग हो गया, बहुत तरीक़ों से वो उसको चैलेंज करती हैं, फोक सॉन्ग्स के थ्रू, अपने इन लॉज को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आई ऑल्सो विटनेस दिस थिंग। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज अपने बचपन में हमारे एक रिलेटिव की शादी थी, तो लड़के की शादी थी, तो बारात जाती है लड़के की शादी में। तो हमारे जब बचपन की बात है गाँव में, तो वहाँ पर विमेन जो होती है ना वो मोस्टली बारात में नहीं जाती थी। ये बहुत पुरानी बात है, अब की बात नहीं है।
तो अब तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और अब ना वो जगह है ना वो थॉट प्रोसेस है। तो वीमेन यूज टू स्टे एट द होम और उनका अपना एक सेलिब्रेशन होता है। मैंने कि लड़का जो है वो तो बारात लेके गया हुआ दूल्हा, बट विमेन का एक सेलिब्रेशन होता है घर के ऊपर। वो आपस में बैठती हैं, कुछ गीत वगैरह गाती हैं, कुछ डिस्कशन होता है वहाँ पर। मैं छोटा था बहुत, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पर कुछ ऐसे गीत होते हैं, कुछ लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं जहाँ पर वो क्रिटिसाइज करती हैं अपने सबको, फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को, ईश्वर को भी। इवन द गॉड्स दे आर क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ द पेरिल कंडीशन ऑफ द विमेन। तो उस टाइम मैंने नोटिस किया था कि अच्छा, इस तरह के गीत वगैरह से भी एक कल्चर है, ये सबको पता भी नहीं होता ये, बट आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसा कुछ हुआ था। रिसेंट टाइम्स में जो विमेन ने पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर, तो विमेन दे हैव शोड देयर स्ट्रेंथ ऑल्सो। विमेन सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रिपरेशन करती हैं। वी ऑल नो 2021 में रैंक 1 व श्रुति शर्मा, शी इज ऑल्सो अ गर्ल। एंड तो विमेन की पावर देखने को मिल रही है हर जगह। विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन हायर एजुकेशन, और मिक्स्ड कास्ट में मिक्स रिलीजन मैरिजेस हो रहे हैं। रूरल रीजन की औरतें जो हैं वो आगे आ रही हैं, स्पेशली जो नॉर्थ रीजन हो गया हमारा, यहाँ पे पैट्रियार्कल नॉर्म्स को वो डिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम प्रोटेस्ट में भी विमेन का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो बहुत सारी फोक ट्यून्स होती हैं, विमेन उनसे गाने बनाती हैं, स्लोगन्स बनाती हैं, नए नए लॉज को चैलेंज करते हैं, पीजेंट्री की और वर्कर की जो प्रॉब्लम होती है उनको डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। बट येट देर आर मल्टीपल चैलेंजेस जो इन विमेन को फेस करने पड़ते हैं। तो हुआ ये था कि जो विक्ट्री सेलिब्रेशन हुई थी ना रोहतक के अंदर, तो किसी ने अनाउंस कर दिया था पोडियम के ऊपर कि ब्रदर्स प्लीज हैव टी अरेंज्ड फॉर यू ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेज। तो वहाँ पर एक आवाज़ आई थी, किसी औरत ने पूछा था कि व्हाट अबाउट द सिस्टर्स। एक एग्जाम्पल था ये, उनको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया कि दे आर प्रेजेंट देयर। कुछ औरतों को स्पीच नहीं देने दी गई थी पोडियम के ऊपर आके, है ना। उनके लिए बहुत सारे नॉर्म सेटअप कर दिए गए थे, उनको स्टेज के बिल्कुल साइड में अलग से जगह दे दी गई थी नीचे की तरफ, है ना। और ये भी देखना चाहना कि उनकी इनिशियल जो कंडीशन थी ना वो बहुत अनफेवरेबल थी। शुरुआत में उनको सिर्फ कमिटीज़ वगैरह में सैनिटेशन वगैरह का काम दिया गया था वहाँ पर आसपास में। तो बहुत सारी विमेंस वॉलंटियर्स ने, लॉयर्स ने, एक्टिविस्ट ने इस चीज़ को, जर्नलिस्ट वगैरह ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इसको न्यूज़ में दिखाना स्टार्ट किया था कि कैसे प्रोटेस्ट में विमेन जो हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बट इनिशियल लेवल के ऊपर इनको बहुत ही पेटी टास्क दिए जा रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस और भी फेस करने को पड़े थे। एंड अगर हम देखें तो जेंडर रोल्स में जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है। विमेन को कुकिंग का, क्लीनिंग का और एल्डर्स की जो वेलफेयर के लिए उनकी केयर के काम दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट के अंदर उनको अपना चेहरा भी कवर करने को बोला गया था कि आप पोडियम पे जाओगे तो अपना चेहरा कवर करना। ऐसा भी देखने को मिला था कि कुछ इंस्टांसेस में प्रोटेस्ट के दौरान पर विमेन दे वर इवन मोलेस्टेड एंड हरास्ड ऑल्सो। क्लास और कास्ट का इशू आता है, इनइक्वालिटी का इशू आता है, फार्मर्स मूवमेंट के अंदर देखने को भी मिला था। बहुत जगह पर प्रोटेस्ट के अंदर ही खाप पंचायत के जैसे इंस्टांसेस देखने को मिले थे। तो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, इसके कारण जो था कहीं ना कहीं एग्रेरियन जो पॉलिटिक्स था, जो विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने निकल के आया था। येट इंडिया की जो सोसाइटी है इसमें बहुत समय लग सकता है कि दोनों को इक्वल स्पेस प्रोवाइड करने में। बट इफ़ पीपल बिकम अवेयर एंड एवरीवन कंसिडर्स कि ये तो चीज़ें बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट कि समबडी इज मैन और वुमेन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन बीइंग, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से हैंडल हो की भी जा सकती हैं। तो फिर वो जेंडर हो, कास्ट हो, क्लासेस हो, हर जगह पर ही अगर विमेन प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली, उनको इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, देन डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा, सिचुएशन और बेहतर तरीके से हैंडल की जाएंगी। एंड एक जो बहुत मेजर हम इशू फेस करते हैं अपनी सोसाइटी में, जेंडर इनइक्वालिटी का, उसको हम बहुत जल्दी हैंडल कर पाएंगे। सो दैट्स इट, कंप्लीट, डन। सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। 2 दिन हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को। आप लोग फीडबैक देना, बताना, कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी हो तो इवेंचुअली इंप्रूव हो जाएगा। इट माइट टेक सम 1 वीक। कई चीज़ें मेरे को होंगी, टाइम वगैरह का भी मैं सेट करूँगा कि मैं एक टाइम फिक्स कर लूँगा सुबह इतने बजे तक अपलोड हो जानी चाहिए वीडियो। PDF जब भी वीडियो अपलोड होगी उसके 1 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। एंड कुछ चीज़ें PDF में से आप लोग नोट डाउन कर लेना। न्यूज़पेपर का जो हाईलाइट वाला पार्ट होता है वो सब भी वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ चीज़ें अपने नोट्स बना लेना। देखो डेली बैठ करके ना एक A4 शीट रखना और एटलीस्ट 4-5 लाइनें तो नोट डाउन जरूर करना। कुछ आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेहतरीन है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलता रहूँगा वीडियो में, समथिंग वुड बी देयर जो दिमाग में क्लिक करेगा, तो एटलीस्ट कुछ 2-4 लाइनें तो जरूर नोट डाउन कर लेना। तो महीने भर के पास 30 दिन में आपके पास कुछ 4 या 5 पेजेस होंगे जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेंशन गुड और बैड जैसे भी फीडबैक्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।